नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको ज्ञात है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ आपको ले जाते हैं सैर पर और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज किन विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक विश्व के कल्याण के लिए मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जैसा कि कहा जाता है कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। तो आज स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात करेंगे, आयुष्मान भारत योजना पर विशेष चर्चा करेंगे और इसी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो पर डॉक्टर अंकित गुर्जर जी और साथ ही में सरला जी होंगी। और दूसरा विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हम बात करने जा रहे हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हमें जानकारी देने के लिए स्टूडियो में होंगे डॉक्टर अतुल कुमार रायजादा जी। दर्शकों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको हम टोल फ्री नंबर्स बता देते हैं, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। हमारे टोल फ्री नंबर है 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-00340। दर्शकों, तिथि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और दिन की शुरुआत हम तिथि को देखकर ही करते हैं। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम में देख लेते हैं आज की तिथि। आज की तिथि विक्रम संवत 2080 माघ माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है। 8 फरवरी 2024 तिथि है और दिन है गुरुवार। दर्शकों, इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। तो 8 फरवरी को क्या कुछ खास घटित हुआ है इतिहास में, आइए देखते हैं एक नज़र में। 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि विद्वान थे और तृतीय राष्ट्रपति भारत के थे, उनका जन्म हुआ था। वहीं 1941 में उर्दू और गज़लों को हिंदुस्तान के हर घर में जगह दिलवाने वाले जगजीत सिंह जी का भी जन्म हुआ था। 1943 में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के केल से एक नौका के जरिए जापान के लिए रवाना हुए थे। 1986 में दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई थी। वहीं 1994 में क्रिकेटर कपिल देव ने टेस्ट मैचों में 432 विकेट लेकर रिचर्ड हैडली के सबसे अधिक विकेट लेने के विश्व रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। और वहीं 2002 में भारत व रूस के बीच 4 रक्षा समझौते संपन्न हुए। विमान वाहक पोत गोशकोव का सौदा अटका। तो ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। दर्शकों, विचार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, क्योंकि एक विचार हमारी सोच और हमारा जीवन बदल देता है। तो आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है विचार सेगमेंट में। मार्ग ऐसा बनाना चाहिए जो स्वयं को मंजिल पर पहुंचाने के साथ साथ औरों के भी काम आए। बिल्कुल सत्य वचन कि हमें ऐसे रास्तों पर चलना चाहिए, ऐसे रास्ते बनाना चाहिए जो दूसरों के भी काम आए। दर्शकों, आज की विषय में आज बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 6वां बजट पेश किया और इस बजट के दौरान आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी आई है। इसी पर आज विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अंकित गुर्जर जी, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं आयुष्मान भारत से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप लोग। साथ ही में हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं सरला जी। सरला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अंकित जी, आपसे जानना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत योजना। क्या है आयुष्मान भारत योजना? आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना कहलाती है। और इसके अंतर्गत हमारे पास बेनिफिशरीज रहते हैं, आइडेंटिफाइड होते हैं ऑलरेडी, जिनको हमको स्वास्थ्य लाभ देना होता है। जी जी, बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि प्रतिवर्ष प्रति पात्र परिवार को हम 5 लाख तक का बीमा योजना उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। किस सोच के साथ इस योजना को बनाया गया? क्योंकि जैसा कि हमें ज्ञात है कि आज़ादी के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं जन जन तक नहीं पहुंच पा रही थी और मृत्यु दर बढ़ रहा था। तो एक अनूठी सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई थी। तो उनके उद्देश्यों के बारे में भी जानना चाहेंगे। इसमें मैं यह कहना चाहूँगा कि हमेशा ये होता आ रहा था कि स्वास्थ्य की जो गुणवत्ता होती थी वो गरीब तबके के जो हमारे
भाई होते थे, बहनें होते थे, वहाँ तक उपलब्ध नहीं हो पाता था, क्योंकि वहाँ पर पैसा बीच में आता था। जब भी उपचार कराने जाते थे हम बड़े बड़े अस्पतालों में बड़ी बीमारियों के लिए, तो वहाँ पैसा लगता था। अब आयुष्मान भारत आने के बाद से ये सब जो भी दूरियां थी उसको मिटा दी गई है, और हम लोगों ने उच्च गुणवत्ता पूर्वक अच्छे बड़े बड़े निजी चिकित्सालयों में और शासकीय चिकित्सालयों में भी एक्सप्लोर मतलब अपनी सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य बनाया हुआ है इसमें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस उद्देश्य के साथ इस योजना को बनाया गया, जिससे घर घर तक आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं जन जन तक पहुंच सके। अंकित सर, ये जानना चाहेंगे कि दो कंपोनेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं आयुष्मान भारत योजना के, जी, उनके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आयुष्मान भारत योजना जो वित्त वर्ष 2018 में माननीय मंत्री जी के इसमें आया था, उसमें इसके दो स्तंभ हैं। एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसमें उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश करना है हमको ग्रामीण स्तर तक। साथ में दूसरा कंपोनेंट है स्वास्थ्य को लेते हुए, स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराने को लेते हुए। सो इसमें हमारा जो है स्वास्थ्य उपचार के लिए ये स्वास्थ्य बीमा है, और हमारे मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत जो है आयुष्मान भारत निरामयम के नाम से हम लोग उसको संचालित करते हैं जी। और इसका ऐसा नाम यदि आप कहेंगे तो वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है जी। हमारे मध्य प्रदेश में ये आयुष्मान भारत निरामयम के नाम से संचालित की जाती है। जी सर, निरामयम एक बहुत ही अनूठा शब्द दिया गया है, और हमारे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जय जो है वो प्रधानमंत्री निरामयम के नाम से संचालित की जाती है। आपने काफ़ी अच्छे से बताया किन लोगों को ध्यान में रखकर, विशेषता किन लोगों को ध्यान में रखकर पूरी योजना को बनाया गया। इसमें हमारे पास जो आइडेंटिफाइड होते हैं बेनिफिशरीज, जो नीचे तबके के लोग होते हैं, कहते हैं ना कि जो पंक्ति में सबसे आखिरी में जो खड़ा होता है, हमको उसकी ज़्यादा सेवाएं करनी है, हमको हर लेवल से करनी है, हमको अच्छा स्वास्थ्य को उनका मेंटेन करने के लिए उनको जो सेवाएं हैं वो मुहैया करानी है हमको। पहले क्या होता था, आपने भी शायद ऐसा सोचा हो, देखा होगा कि जब भी कोई गरीब आदमी किसी बड़े अस्पताल के सामने से निकलता था तो वो देखता था कि बड़े बड़े अस्पतालों में कितना महंगा इलाज होता है। भगवान ना करे मुझे कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ जाए तो मैं यहाँ कभी नहीं जा पाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस योजना के आने के बाद वो अब जा सकते हैं, मतलब बिना किसी संकोच के वो वहाँ जा सकते हैं और इलाज मुहैया करा सकते हैं। बिल्कुल अंकित जी, आपने बिल्कुल एक सजीव उदाहरण दिया कि एक सोच हुआ करती थी पुराने ज़माने में कि बड़ा अस्पताल है तो महंगा इलाज होगा, और महंगा इलाज होगा तो वो हम नहीं उठा पाएंगे, और इसी सोच के साथ वे इलाज नहीं कराते थे। लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आई तब से हर जन इतना अवेयर है, इतना जागरूक है, और इस योजना के माध्यम से महंगे से महंगा इलाज करवाना संभव हो पा रहा है उनका। काफ़ी बड़ा बदलाव आया है हमारे पूरे भारतवर्ष में, और कहा जाता है ये विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना बनाई गई है और पूरे विश्व भर में एक मिसाल कायम की गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? इसमें अभी तक हम लोगों ने लगभग 3 करोड़ 80 लाख कार्ड्स क्षेत्र में वितरित कर दिए हैं करके, जिसके माध्यम से वे लोग अपना उपचार प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें हमारा जहाँ भी मध्य प्रदेश के अलावा भी ये योजना का लाभ ले सकते हैं जहाँ पर आयुष्मान भारत चलता है। बिल्कुल, जैसे दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, वहाँ के बड़े बड़े अस्पतालों में जो कि संबद्ध हैं इस योजना के अंतर्गत, वहाँ पर ये लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। और मैं इसमें एक यह भी कहना चाहूँगा कि इस योजना के अंतर्गत छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक का भी हमने पूरा कवरेज किया हुआ है, और समय के साथ साथ हम इस कवरेज को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग हमारे पास 1670 ऐसी प्रोसीजर्स है जो हम मुहैया करा रहे हैं लोगों को। और इसमें छोटी बीमारी में आप समझिए कि बुखार हो गया, उल्टी दस्त हो गया, वहाँ से लेते हुए एक रीनल ट्रांसप्लांट तक का हम उनको सेवाएं प्रदान कराते हैं आयुष्मान के अंतर्गत। बिल्कुल सर, आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि कई सारी बीमारियों को कवर किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। जो बड़ी बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर है और कुछ प्रमुख बीमारियां हैं भारतवर्ष में, उसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है? हाँ, जैसे कैंसर है, और साथ में हार्ट अटैक हो गया, बाईपास जहाँ पर स्टेंट डलते हैं हार्ट में, हमारा गुर्दा संबंधित जो भी चीज़ें हैं, या हीमोडायलिसिस कह लें हम, जिनको हीमोडायलिसिस का रिक्वायरमेंट होता है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि रीनल ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। अभी हम ये भी कर रहे हैं कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करवा रहे हैं। बिल्कुल ये भी हम सेवा दे रहे हैं उनको। और जितने भी हमारे पास उपलब्ध बीमारियों के पैकेजेस हैं, हम उसके अंतर्गत पूरी सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी बात है कि काफ़ी सारी बीमारियों को कवर करते हुए
जन जन को लाभान्वित किया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। अंकित जी, ये जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति जब अस्पताल जाता है जी। तो उसके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए जिससे वे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त में इलाज करवा सकें? जी, उनके पास समग्र परिवार होना चाहिए जी, उसकी जानकारी होना चाहिए आईडी की, क्योंकि उस आईडी से ही हम BIS पोर्टल, एक पोर्टल होता है बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का, जिसके माध्यम से हम किसी भी इंसान की पात्रता को जांच कर सकते हैं। वो उस पोर्टल में ये जानकारी मांगी जाती है। सो इस कारण से हमको समग्र परिवार आईडी चाहिए होता है। साथ में यदि खाद्यान्न पर्ची है NFSA का, वो भी चाहिए रहता है, और आधार कार्ड। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम यही चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ सरला जी हैं, क्योंकि ये काफ़ी खुशी की बात है कि 1 फरवरी को जो घोषणा की गई है निर्मला सीतारमण जी द्वारा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हमारे जितने हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ प्राप्त होगा। सरला जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप कितनी खुश हैं? आपको ये जानकारी जब प्राप्त हुई तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर्वप्रथम तो ये कि मैं अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी सभी आशा कार्यकर्ता बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों, सहायिका बहनों को इस योजना में शामिल किया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। इस योजना से हमें बहुत ही लाभ मिलेगा, और ख़ासतौर के हम महिलाएँ हैं तो हम महिलाओं को डिलीवरी है, और ख़ासतौर पे जब ऑपरेशन के आते हैं तो कई बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो बजट हमारे इतना नहीं होता तो हम पे नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब हम उस हॉस्पिटल में जाके हम आसानी से हमारा भी अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट हो पाएगा। और ऐसे हमारे हैं ना सारे जो देश में ऐसे कई सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पे हमें ये फ्री 5 लाख तक की इलाज की सुविधा दी जाएगी, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और दूसरा ये कि हम बहनों में भी कई ऐसी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, उनको कई बीमारियों से जूझ रही, जैसे कि बड़ी सी बीमारी कैंसर हो गया है, डेंगू, कोरोना जो अभी आया ही था, इसमें ऐसे हमारे स्वास्थ्य विभाग ने बहुत ही मदद की है हम लोगों की। इसमें हम लोगों को इलाज अच्छे से मिल पाए, 5 लाख का जो फ्री इलाज है इसमें हमारा अच्छे से हो पाएगा। इसमें हमें बहुत खुशी है, इसमें हमारे मदद दे के हमारा बिल्कुल खुशी का ठिकाना नहीं है। बिल्कुल सरला जी, बहुत सारी बधाई हो आपकी पूरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, और साथ ही में आपके जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए, उनके जीवन को सरल बनाने के लिए अनूठा कदम उठाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। अंकित सर, जानना चाहेंगे कि जब कार्ड बन जाता है, कार्ड पहली बार तो कैसे बना सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? कोई वेबसाइट या ऐप के माध्यम से किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड बनाया जा बिल्कुल सकता है? मैं इसमें यह जानकारी देना चाहूँगा। आप वेबसाइट के माध्यम से बना सकते हैं, साथ ही साथ आप घर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से भी बना सकते हैं जी। मोबाइल में एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम BIS है, जो कि बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। उसके अंतर्गत भी आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें रिलेटेड डिटेल्स डालेंगे, ऑटोमेटिक यदि आप पात्र होंगे तो आपका डाटा फैच होगा और आप आगे प्रोसेस करते जाएंगे, आखिर में जाकर के आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल सर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की डिटेल डालनी पड़ती है जब अप्लाई किया जाता है? जी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, समग्र परिवार आईडी चाहिए, आपका आधार नंबर चाहिए, या NFSA का डाटा है वो चाहिए। ये सब इसमें कुछ भी एक डॉक्यूमेंट्स में आप यदि वेरीफाइड हो जाते हैं तो आपका कार्ड बन जाता है उसमें। बिल्कुल। एक परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता प्राप्त होती है, तो अगर परिवार का एक व्यक्ति एक बड़ा इलाज करा लेता है तो क्या दूसरी बार भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले पाता है कोई दूसरा व्यक्ति? हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, फैमिली फ्लोटर प्लान बोलते हैं इसको, जिसके अंतर्गत फैमिली में आप प्रति वर्ष 5 लाख तक का उपचार ले सकते हैं। उस 5 लाख में या तो पूरा परिवार भी ले सकता है, बिकॉज इसमें वॉलेट बैलेंस होता है। इसमें जैसे जैसे उपचार लेते जाएगा वह उसकी उपचार की जो रेट्स निर्धारित किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिडक्शन हो जाएगा। सो जो बचा हुआ पैसा रहेगा उस वॉलेट में, एक प्रकार का वॉलेट होता है ये। सो 5 लाख में पैसा जितना बच जाएगा शेष, उसमें आपका यदि कुछ रिक्वायर होता है तो आप उसमें करवा सकते हैं उपचार। उसमें जो भी हमारे संबद्ध चिकित्सालय हैं उसमें जो भी उपलब्ध बीमारियां चयनित करके उसमें आप करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस प्रकार से फैमिली फ्लोटर प्लान बनाया गया है, और उसमें वॉलेट बैलेंस भी होता है। अगर एक बार उपचार ले लिया है लेकिन फिर भी वॉलेट में अगर पैसा है तो भी उपचार संभव है।
मुफ्त इलाज आप आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करवा सकते हैं। पुनः मैं आपको बता दूं, ये कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आप कॉल करके भी जुड़ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-00340। और आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर अंकित जी हैं। अंकित जी, जानना चाहेंगे कि अगर किसी का आयुष्मान कार्ड खो जाता है और उसको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेना है तो क्या कुछ करना होता है? आयुष्मान कार्ड जो है वो एक डिजिटल इम्प्रेशन हो जाता है। ये हमेशा पोर्टल में सेव रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ले गए नहीं ले जा पाए। आप जहाँ भी संबद्ध चिकित्सालय में जाएंगे आयुष्मान भारत से जो जुड़ा हुआ है हमारे, उनके पास भी लॉगिन होते हैं। वो उनके माध्यम से भी चेक कर सकते हैं आपकी जो आइडेंटिटी है उसके माध्यम से कि आप उसमें एलिजिबल है या नहीं है। यदि एलिजिबल होंगे तो वो आपका उपचार प्रारंभ कर देंगे। जी सर, हम सरला जी से जानना चाहेंगे, आपका आयुष्मान कार्ड है? हाँ जी जी, अभी हम बनवा लेंगे। अभी बना नहीं है हमारा कार्ड, लेकिन हम अभी बनवा लेंगे क्योंकि इसमें लाभ ही इतना अच्छा मिलने वाला है 5 लाख का। हमें भविष्य में इसकी आवश्यकता होगी। बिल्कुल। क्या इससे पहले आपको जानकारी थी किस प्रकार से कार्ड बनवाया जा सकता है और इसका लाभ किस प्रकार से आपको प्राप्त हो सकता है? जी मैडम, क्योंकि एक मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, उन बहनों को सभी का हम कार्ड बनवाते हैं। उनका क्या है, समग्र आईडी होना चाहिए और एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार हो, ड्राइवर लाइसेंस कार्ड हो, पहचान पत्र हो, एक आईडी प्रूफ अपने पास होना आवश्यक है। तो हम उनका बनवाते हैं। किसी भी एमपी ऑनलाइन में भी बन जाता है। अब तो हमारी आशा कार्यकर्ता बहन है, उनके द्वारा भी बनाया जा रहा है। तो जो ऐसे आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति जिनका बन रहा है, जिनका राशन कार्ड रहे ऑलरेडी, उनके माध्यम से उनका बन रहा है, तो हमने बनवाया उनका। तो हमें पता था कि कैसे बनता है। आज हम तो बहुत ही खुश हैं मैडम, क्योंकि हम लोगों का ही बनेगा इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। अंकित सर, क्या कुछ तैयारी है, जैसा कि घोषणा की गई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, आशा कार्यकर्ताओं के लिए, कि उनके लिए भी ये योजना है और वे भी शामिल होंगी इस योजना के अंतर्गत, तो विभाग की क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल, इसमें हमको चाहिए एक सत्यापित डाटा जो कि हमें संबंधित विभाग से लेना होता है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। और जैसे ही हमको वो डाटा प्राप्त हो जाएगा, जिसमें कि हमारा एक निर्धारित प्रारूप होता है जो कि बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में हमको फीड करना होता है एनएचए को प्रेषित करते हुए। वो डाटा जैसे ही हमको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, हम फर्दर उसको दिल्ली भेजेंगे ताकि वो सिस्टम में फीड हो जाए। और फीड होने के बाद ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैंने बताया, आप वेबसाइट के माध्यम से बना सकते हैं, आप एमपी ऑनलाइन से बना सकते हैं, आप यदि कहीं भर्ती होते अस्पताल में, आप उस क्षण भी वहीं अस्पताल के माध्यम से भी बना सकते हैं। आप स्वयं से मोबाइल ऐप के माध्यम से भी बना सकते हैं। आप इन चीज़ों से बना सकते हैं, फिर आप ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। काफ़ी अच्छे से तैयारी की जा रही है, जिससे सभी आशा कार्यकर्ताएं और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सके। सर, स्वास्थ्य केंद्रों के मापदंडों के बारे में जानना चाहेंगे। किन मापदंडों पर स्वास्थ्य केंद्रों को बनाया जाता है जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सके जन जन? बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चीज़ें, वहाँ का स्टाफ होता है, क्लीनलीनेस होता है, साफ़ सफाई, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टाफ हो गया आपका। देन वहाँ का जो जो सामग्री होती है वो सब होना चाहिए उपलब्ध वहाँ पर। हम अभी हमारे आयुष्मान भारत में कॉमन CHC से लेकर के मेडिकल कॉलेज शासकीय वहाँ तक हम दे रहे हैं। देन इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी दे रहे हैं। हम हर चीज़ का इंश्योर करते हैं कि वो सब चीज़ें फुलफ़िल हो। हमारे कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, वो क्राइटेरिया फुलफ़िल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली फर्दर उसको प्रोसेस किया जाता है। बिल्कुल। सरला जी, आप जब पहले जाती थी अस्पताल और अब जाती हैं, तो क्या आपने डिफरेंस देखा है आज के स्वास्थ्य केंद्रों में? हाँ जी, बिल्कुल, पहले से काफ़ी चेंज है स्वास्थ्य विभाग में। ऐसा लगता है हम अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो लगता है बिल्कुल हम प्राइवेट हॉस्पिटल में आ गए और हमारी चिंता ही नहीं होती कि अब हमें हमारा इलाज करवाना। हमें सोचना नहीं होता है कि आज हमें ये बीमारी है, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन अगर कोई समस्या है, हमारे एक रिलेटिव है, उनका मैं बताना चाहूँगी, हमारी मौसी है, उनके पैरों एक्सीडेंट हो गया था तो पैरों में तकलीफ थी, जो कि उनका आयुष्मान कार्ड बना है। अब हम हॉस्पिटल में गए तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी, उनका तुरंत इलाज किया गया। उनको कम से कम 1.5 लाख का खर्चा आया, तो उनको चिंता ही नहीं हुई और उन्होंने खुशी खुशी अपना ट्रीटमेंट करवाया। और जो हॉस्पिटल है उनकी बिल्कुल काया है, बिल्कुल चेंज है। इतनी फैसिलिटी बहुत अच्छी लग ही नहीं रहा था कि हम एक सरकारी हॉस्पिटल में, और हमें
फीस पे करने की भी चिंता नहीं थी। तो हमें भी एक लग ही रहा था कि हमारा भी कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हम भी अपने इलाज करवाने में हमें किसी तरीके की कोई चिंता ना हो। बिल्कुल सरला जी, बिल्कुल सही बात की है आपने कि स्वास्थ्य केंद्रों की कायाकल्प हो चुका है और बेहद खूबसूरत तरीके से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, अच्छी मशीनरी है और अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जो इलाज कर रहे हैं। अंकित सर, आज भी कुछ व्यक्ति हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बात करें या आज शहरों में भी बात करें, कुछ लोगों की आज भी सोच है कि अस्पताल जाएंगे तो और बीमार पड़ जाएंगे, खर्चा भी होगा, समय भी जाएगा। और स्वच्छता की भी बात करें तो अस्पताल के नाम से आज भी लोग घबराते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? मैं तो बस एक बार और निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जब ज़रूरत पड़े तो ज़रूर जाएं आपके नज़दीकी। अब तो सब हेल्थ सेंटर तक में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डेवलप हो गया है, वहाँ पर जो गुणवत्तापूर्वक इलाज दिए जा रहे हैं। अब उनको घर बैठे बैठे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का भी उपचार मिल रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इनकी दवाइयाँ भी हमारे CHOs के माध्यम से उनको प्रोवाइड किया जा रहा है करके। सो वो जाएँ और बिल्कुल वहाँ से लाभ ले सकते हैं। अब उनको बड़े बड़े शहरों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है। बिल्कुल सर, अभी भी जो जागरूकता है वो कैंप के माध्यम से क्या जन जन तक पहुंचाई जा रही है? कैंप भी संचालित किए जाते हैं क्या स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा? ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है और ये लोग बिल्कुल उसमें काम कर रहे हैं और समय समय पर प्रोग्राम्स चलते हैं और रेगुलर इनके OPDs होती हैं, वो सब ये लोग संचालित करते हैं। बिल्कुल सर। सर, वेलनेस सेंटर्स के क्या उद्देश्य हैं? वेलनेस सेंटर का ये उद्देश्य है कि क्वालिटी ऑफ उपचार मुहैया कराया जाए एट द लेवल ऑफ विलेज ग्रामीण स्तर से ही हम यदि क्वालिटी देंगे तो मैंने जैसे कहा कि फिर इंसानों को या वहाँ के जो ग्रामीण जनों को बड़े शहरों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका समय बचेगा, उनका पैसा बचेगा आने जाने का। ऐसी काफ़ी दिक्कतें जो होती थी हमारे ग्रामीणों को जब वो किसी बड़े शहर की तरफ जाते थे, वो सब चीज़ हट जाएगी अब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सरला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके घर के समीप कोई स्वास्थ्य केंद्र होता होगा, तो वहाँ पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या कुछ करना पड़ता है? आपके परिवारजन हैं या आपके रिश्तेदार हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, तो किस प्रकार से वे इलाज के लिए संपर्क करते हैं? जी, हम पहले जब हॉस्पिटल जाते थे तो काफ़ी लंबी लाइन लगती थी और स्वास्थ्य तो जब हॉस्पिटल हमें तभी जाना होता है जब हम ज़्यादा सीरियस हैं, तो लाइन का इतना सामना करना पड़ता था। लेकिन अब वो लाइन की कतारें बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमारे घर के पास में एक हॉस्पिटल है जयप्रकाश जी 1250, वहाँ पे जाते हैं, लाइन नहीं लगता क्योंकि मोबाइल में एक ऐप आ गया, उस ऐप के माध्यम से हमें तुरंत फर्स्ट इलाज मिलता है। तो इतनी अच्छी सुविधा मिली है कि अब बहुत अच्छा हमारे समय पे इलाज हो जा रहा है हमारे रिश्तेदारों के साथ जाने में। बिल्कुल। आपको कई लोग देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल ना झिझके, आपको बिल्कुल हॉस्पिटल जाना है, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल तत्पर आपको इलाज मिलेगा। क्योंकि कई लोग घबराते हैं, लाइन लगना पड़ेगा, हमें डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं कई बार हमारा जाना होता है, कई महिलाओं को भी लेके जाना होता है, हमें जिस समय पे जाना तुरंत इलाज मिलता है, लाइन लगना नहीं है, डॉक्टर बिल्कुल हमें अवेलेबल होते हैं, जो दवाइयाँ हमें बाहर से परचेस नहीं करना, तो बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है और समय पे इलाज होता है। अगर हमें कोई समस्या है तो हमें बिल्कुल जाके जाँच, और नहीं भी ये समस्या तो हमें डेली रूटीन चेकअप जो होता है अपना, वो अपने कराना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया और बहुत ही जीवन से जुड़ी हुई बातें आपने बताई कि लाइन में खड़े होकर इलाज करवाना पड़ता था और जो डॉक्टर्स भी होते थे उनकी अवेलेबिलिटी कम होती थी। इसी पर एक प्रश्न अंकित सर आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्रों में अब भीड़ बहुत होती है, तो किस प्रकार से पूरे स्वास्थ्य केंद्र का मैनेजमेंट संभाला जाता है? कुछ उनकी भी प्लानिंग की जाती है, कुछ उनकी भी ट्रेनिंग की जाती है? बिल्कुल। HIMS सॉफ्टवेयर होता है, वो जहाँ जहाँ लागू है वहाँ पर बिल्कुल इसका उपयोग करके फर्दर क्यू को रिड्यूस करने का एक मैनेजमेंट किया जाता है वहाँ पर। और उपलब्धता भी अब सब दूर हो गई, अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स ऑलमोस्ट हो गई है करके। तो अब जो क्यू लगती थी कि डॉक्टर्स की कमी थी, इस कारण से कतारें लंबी होती थी, पेशेंट्स होते थे बट देखने वाले डॉक्टर्स कम होते थे। अब हर जगह उपलब्ध हैं, तो ये कतारें रिड्यूस हो रही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि पूरी प्लानिंग के साथ, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी प्लानिंग के साथ हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट देखा जाता है, जिससे हमारी जो इस आयुष्मान भारत योजना है उसका लाभ जन जन तक पहुंच सके। सर, ऐसा कोई टोल फ्री नंबर या वेबसाइट जहां पर जाकर संपर्क करके सीधे आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सके या उसकी जानकारी प्राप्त कर सके? जी, हमारी आयुष्मान भारत निरामयम की वेबसाइट है जिसका नाम है आयुष्मान भारत। वेबसाइट बता देता हूँ मैं आपको, www.ayushmanbharat.mp.gov.in।
आप इस पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। आयुष्मान भारत क्या है, आप आपकी पात्रता भी चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से आप कैसे कार्ड बना सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी दी हुई है इस वेबसाइट पे। जी, दर्शकों आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट है www.ayushmanbharat.mp.gov.in। सर टोल फ्री नंबर भी होगा इसका जिससे जी संपर्क हाँ, करके और आप पूरी टोल फ्री नंबर जानकारी। भी है। जी सर। आपका यदि कार्ड बना हुआ है आयुष्मान का, तो उसके बैक साइड में ही उस नंबर लगा हुआ है। एक टोल फ्री नंबर है 14555 और दूसरा जो है वो 18002332 जो था उसमें। और ये वेबसाइट पे भी दिख जाएगा टोल फ्री नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से आपने बताया कि आयुष्मान कार्ड जो होता है उसके पीछे टोल फ्री नंबर भी होता है। अगर आपको कोई भी समस्या हो, दुविधा हो तो उस पर संपर्क कर सकते हैं। पहला टोल फ्री नंबर है 14555 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 18002332 सर रूटीन चेकअप की अगर बात करें तो क्या रूटीन चेकअप के लिए भी लोग जा सकते हैं इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र, इस योजना बेसिकली ये योजना भर्ती होने के बाद से ही स्टार्ट होती है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है चिकित्सक को कि मरीज को हमको भर्ती करके उपचार देना होगा, तब से ही इस योजना को आप लगा सकते हैं। हम इसको ओपीडी बेसिस पे नहीं लगा सकते हैं। जी, आप सरला जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, क्या बताना चाहेंगे? कितनी प्रसन्नता है आपको और आपकी बहनों की तरफ से किस प्रकार से आप धन्यवाद देना चाहेंगी? मैं अपनी सभी बहनों की तरफ से अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमारी सभी बहनों में बहुत हर्ष, उल्लास, खुशी है। सबसे बड़ी कि हमारी जो नई बहनाएं हैं जिनको प्रेगनेंसी, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी, ये तोहफा मिला है हमें। और हमें सभी को ये सूचना देना चाहूँगी कि आप लोग भी, हमारा एक बीमा हो गया है 5 लाख का, ये वरदान से कम नहीं, क्योंकि हम अपने लिए हर चीज़ की जो हम खर्चे होते हैं, हम सब चीज़ के लिए बचत कर लेते हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई बचत नहीं होती। लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने जो सोचा, शायद वो भी महिला है, इसीलिए हमारी महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा, हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहली चीज़ है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी सब काम कर पाएंगे, जो हम लोग भी नहीं सोचते हमारे स्वास्थ्य के लिए। हम कई बार बीमार होते हैं लेकिन हम उसको टालते चले जाते हैं, शायद इसलिए कहीं ना कहीं हमारे बजट के कारण, कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे, हमें फीस पे करनी होगी, कहाँ से आएगा, लेकिन अब हमें वो चिंता ही नहीं रही, तो हमारी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल सरला जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। अंकित सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यह कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए हैं वो जल्द से जल्द बनवा लें। और अभी वर्तमान में ये चल रही है प्रक्रिया। आप आपके ग्रामीण स्तर से भी बनवा सकते हैं, जीआरएस के माध्यम से, आशा दीदी के माध्यम से, आप एमपी ऑनलाइन से बना सकते हैं। आप बिल्कुल जल्द से जल्द अपने कार्ड्स को बनवा लें। और आप यदि नहीं बना पाते हैं और भविष्य में भगवान ना करे आपको ज़रूरत पड़े, भर्ती होने की नौबत आती है, तो आप उस जो हमसे संबद्ध चिकित्सालय है वहाँ जा कर के भी उनके माध्यम से बनवा सकते हैं, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है कार्ड बनवाना। बिल्कुल अंकित सर, बहुत अच्छे से आपने बताया हमारे दर्शकों को कितना महत्वपूर्ण है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आपका आयुष्मान कार्ड होना, और जिन्होंने नहीं बनवाया है वे ज़रूर बना ले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकित गुर्जर जी। धन्यवाद। साथ ही में सरला जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने भाव प्रकट किए हमारे सभी दर्शकों को। और जैसा कि हमें ज्ञात है, मध्य प्रदेश अपने रमणीय स्थलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आइए लेकर चलते हैं आपको एक रमणीय स्थल पर। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। भोपाल के नजदीक होने से पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों के साथ प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों ने इसके पर्यटन आकर्षण में 4 चांद लगा दिए हैं। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में नरसिंहगढ़ का किले का मंदिर, अमर शहीद स्वर्गीय कुंवर चैन सिंह जी की छतरी देखने लायक है, जो वीरता और बलिदान की गाथा कहती सी प्रतीत होती है। यहीं पर किले के पास एक सुंदर तालाब बना हुआ है, जो ऐसा लगता है कि मानो कश्मीर की डल झील हो। उसमें नौका विहार करने का आनंद ही कुछ और है। नरसिंहगढ़ नगर से 8 किलोमीटर पर मध्य प्रदेश का इको पर्यटन स्थल घोषित चीड़ी खोह स्थान है। ये प्राकृतिक छोटी झील
हरे भरे सुगंधित जंगल के साथ आने वाले का असीम शांति के साथ स्वागत करती है। यहाँ पहुंचकर मन ताजगी से भर जाता है। यहाँ संरक्षित पशु वन क्षेत्र भी है। मुख्य रूप से जंगल में हिरन, भालू, जंगली सुअर आदि जानवर स्वतंत्र रूप से विचरण करते दिख जाते हैं। यहाँ पर पर्यटकों के विश्राम हेतु वन विभाग का वन निवास क्षेत्र भी है। चिड़ी खो से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो साका श्याम जी का मंदिर है, जो लगभग 500 वर्ष पूर्व श्रीमती भागाबाई द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि ये मंदिर एक ही रात में बनाया गया था। इसी के पास एक महल भी था, जिसमें रानी साहिबा श्रीमती भागवती बाई रहा करती थी। ये मंदिर स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें सभी देवी देवताओं और हाथियों का चित्रण इसे बार बार देखने के लिए प्रेरित करता है। यहीं पर धार्मिक गंगा जमुनी तहजीब को याद दिलाती प्रसिद्ध 12 खंबा चिश्ती की मजार है, जिस पर सभी धर्मों के लोग अपनी मन्नतों को लेकर भारी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर जो कोई भी मन्नत मांगता है, उसकी वो मन्नत पूरी होती है। मध्य प्रदेश जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और उसी क्रम में हमने आपको दिखाया एक खूबसूरत सा स्थल। दर्शकों, अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, और जैसा कि कहा जाता है कि चिंता चिता के बराबर होती है, तो आज इसी विषय पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आप पुनः नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स। हमारे नंबर्स हैं 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-00340। तो आज हमारे साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अतुल कुमार रायजादा जी, जो कि मनोवैज्ञानिक है, साथ ही साथ काउंसलर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। जी सर, तनाव क्या है? स्ट्रेस से सभी ग्रस्त रहते हैं। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, तनाव होता क्या है? तो मैं एक छोटे से दोहे के द्वारा इसको प्रारंभ करता हूँ। चिंता चिता से है बुरी, चिंता बुरी बलाए, चिता जलाए आग से, चिंता बिन आग जलाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि चिंता, थोड़ा सा इसका आशय भी बताऊँ। चिंता जो चिता से बहुत बुरी मानी जाती है, और चिंता बुरी बलाए, जिस प्रकार से एक बुरी बलाए व्यक्ति को लग जाती है तो आसानी से नहीं छोड़ती है। बिल्कुल। तो चिता जलाए आग से, हम चिता को आग से जला सकते हैं, लेकिन चिंता बिन आग जलाए, चिंता जो है व्यक्ति को बिना आग जलाए भी नष्ट कर देती है। बिल्कुल, उसको तमाम सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो इसी के साथ ही मैं एक छोटी सी एक स्टोरी भी आपको सुना सकता हूँ। क्या होता है कि एक सेठ जी होते हैं, बहुत धनाढ़ होते हैं, उनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है। तो उन्होंने अपने एक सीए को बुलाया और उन्होंने उनसे कहा कि भाई हमारे पास कितना पैसा है, उसका एक आकलन कीजिए, हमारे पास क्या धन संपत्ति है, उसका एक आकलन कीजिए। उन्होंने पूरा उसका मूल्यांकन किया और उसके बाद में 3 दिन के बाद में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने बताया कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ियाँ बड़े आराम से खाना खा सकते हैं, मतलब आराम से रह सकती है, कुछ भी ना करना पड़े। उसके बावजूद भी पर उनको एक चिंता हुई। चिंता क्या हुई? उन्होंने सोचा कि मेरी 7 पीढ़ियाँ तो खा सकती हैं, पर 8वीं पीढ़ी का क्या? बिल्कुल। वो क्या करेगी? इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा अरे 7 पीढ़ियाँ खा रही हैं तो 8वीं की चिंता क्यों करें? लेकिन उनको चिंता लग गई। वो एक संत महात्मा के पास जाते हैं। महात्मा जी से पूछते हैं कि महाराज, मेरी 7 पीढ़ियाँ, मैंने इतना कमाया है, इतना मेरे पास धन है
कि मेरी 7 पीढ़ियाँ तो खा सकते हैं, पर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, चिंता आ गई। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप 8वीं पीढ़ी के आप एक बस्ती है, गरीब बस्ती, वहाँ जा कर के आप एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, वहाँ जा कर के आप उनको दान दीजिए। बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या दें, बोले कुछ नहीं, छोटा सा एक आटा दे के आइए। जब वो वहाँ पहुँचे, अपने घर जाकर उन्होंने नौकर से कहा कि 1 कुंटल बोरी आटे की पिसवा के आज अपने छोटी बस्ती में चल रहा है। वहाँ जाकर के उन्होंने बस्ती में आटा दिया। वो पहुँचे, वहाँ बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, तो उन्होंने पूछा उनसे कि मैं आपके लिए कुछ आटा लेके आया हूँ, आप उसको ग्रहण कीजिए। उन्होंने काय के लिए? बोले कितना? बोले 1 कुंटल। बोले क्या करूँगी मैं इसका? बोले आप खाइए, आपके 2-4 महीने का काम चल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम करो, 10 किलो ले लीजिए। बोले मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा 2-3 किलो ले लीजिए, 2-3 दिन का काम चल जाएगा। बोले मुझे वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज का काम मेरा प्रभु ने कर दिया है, बिल्कुल। अब मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ ही से अगर हम शुरू करें कि चिंता क्या है, तनाव क्या है, यही अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति आजकल की एक वर्तमान समय में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हर व्यक्ति बहुत कुछ पाना चाहता है, बिल्कुल। उसकी आवश्यकताएं अनंत हो गई हैं। तो उससे क्या होता है, वो पाने के लिए कई बार ऐसा करता है, उसकी जीवन शैली बदल जाती है, नेगेटिव विचार उसके अंदर आने लगते हैं, वो वास्तविक विचार और काल्पनिक विचारों के बीच में झूलता रहता है, पेंडुलम जैसे। बिल्कुल। जब तक ये चलता रहेगा, उसके कई बार दिमाग में आएगा कि मैं इतना कमा लूँ, ऐसा कर लूँ, तो उसके कारण ही उसके अंदर चिंता उत्पन्न हो जाती है। जब वो प्राप्त नहीं होता तो वो तनाव में आने लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है जी। कि और की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। बिल्कुल। और आज के समय में बात करें तो फरवरी महीना परीक्षा का महीना माना जाता है। फरवरी से लेकर मार्च तक पूरा परीक्षा का महीना माना जाता है, और जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी तनाव में होते हैं। बिल्कुल। तो परीक्षा के तनाव के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। परीक्षा का अर्थ है परधन इच्छा। हमेशा परीक्षा दूसरी की इच्छा के अनुसार होती है, और हम जो इस स्थिति में हैं, यह हमारा परिवार का सभी सदस्य, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने परीक्षा नहीं दी है। परीक्षा हर समय हर क्षण होती है, बिल्कुल। लेकिन हम परीक्षा का नहीं, परीक्षा के परिणाम से भयभीत हो जाते हैं। जब वो डर सताने लगता है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर चिंता उत्पन्न हो जाती है परीक्षा के लिए। यदि हमने पास्ट में अच्छी पढ़ाई करी है तो निश्चित रूप से हमारा परीक्षा परिणाम अच्छा होगा। जब हमने नियमित रूप से पढ़ाई की है तो परीक्षा परिणाम अच्छा आएगा। बिल्कुल। अगर हम अनियमित रूप से पढ़ाई करते रहे कि हमने सोचा, कुछ 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, एक अनियमित रूप से कि देखा जाएगा बाद में, परीक्षा के टाइम पे देखेंगे। जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो निश्चित रूप से बच्चे वो ज़्यादा घबराते हैं। तो चिंता से मतलब भय, जहाँ आपको भय लगा वहीं आपके नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और उनको दूर करने के लिए भी कई, अभी आप आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से अपन कर सकते हैं। सर, टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहेंगे। परीक्षा के समय टाइम मैनेजमेंट का कितना इम्पैक्ट होता है और उसके कारण कितना स्ट्रेस होता है अगर टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं होता? देखिए, मैं आपको एक की वर्ड देता हूँ जी, जो अपन परीक्षा का प्रिपरेशन कहलाती है। तो प्रिपरेशन से ही अपन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। P फॉर प्लानिंग हो गया जी, यहाँ, R फॉर रिवीजन हो गया, E फॉर एवोल्यूशन यानी सेल्फ एवोल्यूशन हो गया आपका, फिर P आया, वो प्रीवियस पेपर्स को आप सॉल्व कीजिए। A आप अप्रोच पॉजिटिव रखिए, R आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, A अटेंशन रखिए, T टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल। I इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैंड रिटन होना चाहिए, O ओमिट गैजेट्स जो आजकल चल रहे हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इनसे अपने आप को दूर रखें, और N नीडफुल एक्ट कीजिए। दैट इज अपन इसको कीवर्ड कह सकते हैं। परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें केवल 2 या 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लानिंग अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट के अनुसार होती है और उसके अनुसार आप प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर डर नहीं होगा। जब डर नहीं होगा तो परीक्षा परिणाम आपके सुखद होंगे, अच्छे ही आएंगे। और इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं। अधिकतर बच्चे आजकल मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। जो अगर हम बात करें कि केवल अगर इंटरनेट से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एक समय तक ही आती है, दिमाग में रहती है, बहुत समय तक नहीं। तो इसलिए हमें उसके नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा,
मोबाइल को जब आप पढ़ते समय दूर रखें, क्योंकि क्या होता है जब हम मोबाइल को देखते जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार हमारा माइंड तो डिस्ट्रैक्ट जी एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, चर्चा जारी रहेगी। प्रदीप साहू जी, स्वागत है आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं सर। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल जो आपका टॉपिक है तनाव प्रबंधन, तनाव तो क्या है, बाहर से आई हुई चीज है और अलग अलग स्तर पर अलग अलग स्तर का तनाव होता है। बच्चों का अलग होता है, बिल्कुल। परीक्षा का अलग होता है, जो वर्किंग वुमेन होती है उनका अलग होता है, वर्किंग मैन का अलग होता है। बिल्कुल। तो ये तो बाहर से आई हुई चीज है, इसका प्रबंधन कैसे संभव है? समय का प्रबंधन और जीवन का प्रबंधन पॉसिबल है। सर बताइए थोड़ा सा, तनाव का प्रबंधन कैसे मैनेज करेंगे आप? अच्छा सवाल है सर, काफी अच्छा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कहाँ कैसे किस स्थिति में तनाव आ जाए, ठीक है, जो स्थायी तनाव उनकी बात अलग होती है, कैसे इसका प्रबंधन संभव है? बिल्कुल प्रदीप जी। अतुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न है कि बिल्कुल। बाहर से आई हुई चीज है तनाव, कैसे इसका प्रबंधन? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि तनाव हमेशा बाहर से आता है और बाहर से तनाव हम ये फील करते हैं, लेकिन तनाव हमारे मन में ही अंदर ही रहता है, मानसिक विकार है ये, ठीक है। इसको दूर करने के लिए हम जो नेगेटिव बात सोचते हैं उसको वहीं विराम लगा दें। उसकी मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। इसमें टेक्निक क्या है, केवल अगर हम इस पर ध्यान दें कि अगर हम आप जहाँ पर आपके नेगेटिव विचार आ रहे हैं और वो नेगेटिव विचार आपके लंबी श्रृंखला के रूप में चलते रहे तो और लगभग 6 महीने तक अगर आपके अंदर ये रहा तो आप ये मानिए कि आप इस एंजाइटी डिसऑर्डर में आ चुके हैं। तो इस श्रृंखला को कैसे तोड़ा जा सकता इस है? श्रृंखला को तोड़ने के लिए बहुत सिंपल से उपाय हैं। पहला आप डीप ब्रीथिंग करिए। जैसे ही आपके नेगेटिव थॉट्स आपकी श्रृंखला के रूप में आने लगते हैं, उसी समय आप उसको डीप ब्रीथिंग के माध्यम से तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। जब तक हमारी ये श्रृंखला नहीं टूटेगी तब तक हमारे विचार बढ़ते ही चले जाएंगे। और इन विचारों को रोकने के लिए डीप ब्रीथिंग करें। योग प्राणायाम आजकल रामदेव बाबा जी ने बहुत रखा हुआ है, इसको करिए और निश्चित रूप से आप इस बाहरी वातावरण से आप दूर रह सकते हैं। दूसरी बात है कि हम आवश्यकता अपनी बात को 3 चीज़ों को मैं कहना चाहूँगा: संबंध, समझ और सुविधा। हम आज जितने भी कार्य करते हैं, जो बाहरी बात करते हैं, वो सुविधाओं के लिए करते हैं। सुविधा से तात्पर्य हमारा फिजिकल एक्टिविटीज से, फिजिकल कलेक्शन से है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पाना चाहते हैं और आवश्यकताएं हमारी असीमित हो गई हैं, अनंत हो गई हैं, जिसके कारण से हम तनाव में रहते हैं। बिल्कुल। और यही सब बाहरी आवश्यकताएं जो आप बता रहे थे, प्रदीप जी ने कहा, वो सारी बाहरी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तो हम अपना काम करते हैं। बिल्कुल। अगर हम ये बात करें संबंध से, तो संबंध हमारे अपने घर में अच्छे हों तो बाहर भी हम अच्छे संबंध बना सकते हैं। पता लगा कि हम घर में ही नशा का सेवन करते हुए या किसी कारण से अपने पति और पत्नी के बीच में जो आजकल डिस्प्यूट का कारण बनता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, बिल्कुल, वही हमें एंजाइटी पैदा करती है, वही हमें डिस्ट्रेस करती है। तो हमें क्या करना है कि हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई भी बात होती है उसे बड़े प्रेम से हैंडल कर सकते हैं और टैकल करें तो निश्चित रूप से हम तनाव से दूर रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बहुत आसानी से बता दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये भी जानना चाहेंगे सर, पेरेंट्स भी आज के समय बहुत स्ट्रेस में है। जितना बच्चा स्ट्रेस में नहीं रहता उससे ज़्यादा पेरेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पेरेंट्स में ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने, सही क्वेश्चन है आपका कि प्रश्न ये है कि पेरेंट्स क्या करते हैं। पेरेंट्स ही तो बच्चों के अंदर वो तनाव क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्वयं में तनाव है, टेंशन है, एंजाइटी इसीलिए बच्चों में पैदा हो जाता है। जैसे बच्चा आपका सबसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आपको स्कूल भेजना है तो आप बच्चे सो रहे हैं, आप उनको सोने नहीं दे रहे हैं, जब सुबह जल्दी उठा रहे हैं तो और उनके अंदर तनाव आ गया, तो आपको भी तनाव होगा। बच्चा लेट उठ रहा है तो आपको तनाव आ गया, क्योंकि लगता है आपकी कोई बस नहीं निकल जाए। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को इस प्रकार से टैकल करें कि बेटा सुबह जल्दी उठना है तो और रात को जल्दी आप सुलाएं, तो सुबह जल्दी उठने की वो समस्या खत्म हो जाएगी कि हम आवाज़ देते आ रहे हैं, उसके बच्चे के लिए टिफ़िन बनाते आ रहे हैं, उस समस्या से भी निजात मिल जाएगी। तो हमारा प्रयास ये रखना चाहिए कि बच्चों को ऐसी आदत डालें कि सुबह जल्दी उठें, तो सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। मतलब हम समस्या पर काम ना करें, समाधान पर ध्यान दें, तो हमारी समस्याएं ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। रही बात टीनेजर्स की, अलग समस्या है। बिल्कुल। और जो बच्चे कंपटीशन का युग है तो निश्चित रूप से कंपटीशन की समस्या है। समस्या ना कहते हुए इसको हम कहें कि अगर हमारा किसी चीज़ पर हमने लक्ष्य को सेट कर रखा है तो वो समस्या वही समाधान हो जाती है।
उसकी तरफ ही आप आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई हो, टीनेजर्स के समय एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है और जिसके वजह से फिर कभी ना कभी स्ट्रेस से ग्रस्त हो जाते हैं टीनेजर्स, और परीक्षा के समय कभी कभी स्ट्रेस होता ही नहीं है। एक ये भी बड़ी समस्या है कि परीक्षा का तो स्ट्रेस है ही नहीं, दूसरी चीज़ों का स्ट्रेस है। तो पेरेंट्स इस समय पर कैसे समझो उनको और कैसे गाइड करें? देखिए समस्या पेरेंट्स को बच्चे के अंदर एक्चुअली क्या, बच्चा अगर चाहे तो वो समस्या ना क्रिएट करे। होता क्या है कि बच्चे ने अगर पढ़ाई शुरू से की है नियमित रूप से, मैंने आपसे पहले कहा, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको कहीं तनाव होगा ही नहीं, कोई एंजाइटी नहीं होगी। दूसरा सबसे ज़्यादा आजकल जब से कोरोना कोविड काल में वर्क फ्रॉम होम हुआ था, उसी समय एजुकेशन फ्रॉम होम से हो गई। तो उस समय क्या हुआ, बच्चों को ना चाहते हुए हमको गैजेट्स उनको देना पड़े, वो बिल्कुल। भी स्मार्टफोन्स जाना पड़े ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। लेकिन उन्हें क्या मालूम पड़ा कि बाद में स्थिति ये आ गई कि पढ़ाई प्रभावित नहीं है, वो बच्चा स्वयं प्रभावित हो गया बिल्कुल उस चीज़ से, और उसका उपयोग उसने ज़्यादा करना शुरू कर दिया। तो यानी बच्चा मोबाइल एडिक्ट हो गया। बिल्कुल। अगर आज के टाइम में बच्चे को नहीं, हर आदमी मोबाइल से एडिक्ट है, जिसके कारण से उसको एंजाइटी ऑटोमेटिकली होती है। यानी ये सबसे बड़ा एंजाइटी का भी कारण बनता है। पढ़ाई के समय में भी अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो मोबाइल, कोई टॉपिक उसको करना है तो मोबाइल से पहले वो देख लीजिए उसको नहीं आ रहा है, और उसके बाद में उसको उठा के रख दे, स्विच ऑफ कर दे, ताकि जब वो पढ़े तो मोबाइल उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे। बिल्कुल सर, लक्षण जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण स्टूडेंट्स में होते हैं जब पेरेंट्स को या उनके अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक तक पहुंचना चाहिए? बच्चों के अंदर आजकल सबसे ज़्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, बच्चों के अंदर एक इरिटेशन ज़्यादा हो रहा है, बच्चे गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं, बच्चे माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के, जब माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, जब काफ़ी स्थिति गंभीर हो जाती है, तब बच्चे काउंसलर्स के पास पहुंचते हैं, माता पिता देखिए। तो ये क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही देखें कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं, अभी इसमें एक कारण ये भी जोड़ सकते हैं कि आप बच्चा आपका किसी के कारण, मतलब याद आजकल तो संबंधों का बहुत चल रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, कहीं पैचअप हो रहा है, उसका भी एक बिल्कुल कारण बिल्कुल बनता है बिल्कुल। है ना। तो कहीं बच्चा उन चीज़ों से तो नहीं ग्रसित हो रहा है। ये माता पिता को शुरू से ही ध्यान देना है, और बच्चा कहीं एकांत में जाके तो नहीं बैठ रहा है, कहीं बच्चा पढ़ाई से जी तो नहीं चुरा रहा है, कहीं आपकी बात को ओवरलुक तो नहीं कर रहा है। कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे हम, ये माता पिता ही उस पर गौर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बच्चा शांत रहने लगा, पहले बच्चा बहुत चंचल था, बाद में बच्चा शांत रहने लगा, बच्चा अंधेरे में रहने लगा, उदास हो गया, बच्चे के अंदर निराशा का भाव ज़्यादा आ गया, तो ये कहीं ना कहीं उसके एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण बन सकते हैं या डिप्रेशन का भी कारण हो सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को अन्यथा ना लें, इस बात को, अगर बच्चा इस कंडीशन में है और बच्चे की एंजाइटी बढ़ती चली जा रही है, वो डिप्रेशन में अगर कन्वर्ट हो गई, तो डिप्रेशन की भी कई स्टेजेज होती हैं। उन स्टेजेज में अगर बच्चा पहुंच गया, तो आजकल आपने देखा होगा कोटा में माँ बाप का टेंशन, माँ बाप का दबाव, बच्चे के पढ़ाई का टेंशन, और आप देखते हैं कोटा में बच्चों को आप भेज रहे हैं पढ़ाई कराने के लिए, लेकिन आप ये सुनते हैं रोज़ न्यूज़, कई देखते हैं कि बच्चे कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही ये बात चीज़ हम इतना उनको प्रेशराइज ना करें, और ये बात माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई या एजुकेशन बहुत अधिक, या परीक्षा बहुत अधिक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बच्चे का भविष्य बनता है या बिगड़ता है, लेकिन ये और भी ऑप्शंस खुलते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की है। दर्शकों को ये विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रेशर में नहीं डालना है अपने बच्चे को, जिसमें वो कंफर्टेबल हो उतने ही कंफर्ट के साथ उसको परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। सर, पेरेंट्स और बच्चे के बीच बॉन्डिंग होना कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल देखिए कि मैं ये समझ रहा हूँ कि जितने भी डिवोर्स केसेस हो रहे हैं जी, है ना, पेरेंट्स आपस में बात नहीं करते हैं, बच्चों के साथ में उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती है, बच्चे के साथ में उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो ये कम्युनिकेशन गैप कहलाता है। बच्चे भी, पहले आपने अब ध्यान दिया होगा, सबसे पहले बच्चा अपनी बात अपनी माँ को, अपने पिताजी को बताता है जब बच्चा छोटा होता है। बिल्कुल जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो क्या होता है, बच्चा और माता पिता के बीच में गैप बढ़ने लगता है, वो उनसे इंटरेक्शन नहीं करता, उनसे बातें छिपाने लगता है। तो क्या हमको जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि बच्चा हमारी बातें क्यों छिपा रहा है? और पहला ये था, इसमें पेरेंटिंग का बड़ा महत्व होता है। अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ में जुड़ते हैं, हम आजकल क्या होता है, पिता करेक्ट करते हैं और कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं। जब फिर सबसे पहली बात है कि पिता करेक्ट तो करें, लेकिन बच्चे के साथ में कनेक्शन भी, बॉन्डिंग भी इतनी अच्छी मजबूत रखें कि वो बच्चा आपका करेक्ट हो। बिल्कुल। और आज के टाइम में क्या होता है कि बच्चे, माता पिता के पास टाइम नहीं होता, टाइम का अभाव है, जिस कारण से बच्चे
अपने घर में क्या कर रहे हैं, सिंगल चाइल्ड भी हो रहा है तो बच्चा सोशल एक्टिविटीज से कट जाता है, बच्चे के अंदर एक अकेलापन भी आता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं माता पिता की भाग दौड़ की ज़िंदगी में बच्चे पर तो इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल। और उनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए। प्रॉपर बॉन्डिंग ये है कि एक छोटा सा मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि एक हमारे पास एक काउंसलिंग के लिए केस आया था जिसमें बच्चा माता पिता दोनों जॉब करते थे और अच्छे स्तर पे थे। बच्चा उनका पैदा हुआ तो उन्हें झूलाघर में क्रंच में उन्होंने डालना शुरू कर दिया। तो बच्चा जाता था, लेकिन जब माँ आती थी उनको शाम को लेकर के, तो ये देखा गया कि माँ खाना खाने जा रही है तो बच्चा उठा के जूते उस पर रख देता था खाने के। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका क्या होता है, वो अपनी कहीं ना कहीं इरिटेशन उसके अंदर भी है, वो रोता है। बिल्कुल, कई सारे ऐसे आपके पास कथन होंगे जो बताते हैं कि हमें पेरेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, टीचर्स का बहुत महत्वपूर्ण रहता है। चलते चलते संक्षिप्त में क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि किस प्रकार से वे तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं? तनाव मुक्त जीवन के लिए एक तो तनाव को हावी ना होने दें। दूसरी बात, यदि कभी तनाव आता है तो बहुत सिंपल सी बात होता है, जापान की टेक्निक है, पूरा ना बताते हुए केवल इतना बताऊं कि जैसे आपको तनाव हो तो इस अंगूठे को लगभग 2 या 3 मिनट तक होल्ड करके रखें, इससे भी आपका तनाव दूर हो सकता है। दूसरा, हमको अगर हम आस्था प्रभु में रखते हैं, मंदिर जाते हैं या किसी भी धर्म से जुड़े हों, तो अगर हमारी आस्था है तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब प्रभु के हाथ में है, तो उसको छोड़ दीजिए, लेट हिम सी, बिल्कुल उसको जाने दीजिए। बिल्कुल, ठीक है, इससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। जी। और योग करें, मेडिटेशन करें, जितना ज़्यादा हो एक्सरसाइज करें, इससे एक हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो हमें एंजाइटी से और स्ट्रेस से फ्री रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अतुल कुमार रायजादा जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया कितना महत्वपूर्ण है तनाव मुक्त जीवन जीना, खासकर पेरेंट्स का, बच्चों का किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए और तनाव मुक्त रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।